थिएटर में अब ये होने लगा है, थिएटर में अब वो होने लगा है, थिएटर में फलां होने लगा है। आपने उनके लिए तरबियती इदारा बनने की बजाय थिएटर को खैरबाद कहते गए और टेलीविजन की करोड़ों रुपए की नौकरियों में जाकर बैठते गए। आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर लिया और थिएटर को लावारिस छोड़ दिया। आपके पास थिएटर के लिए टाइम नहीं है तो आप थिएटर का बेड़ा गर्क करने के लिए आप क्यों जाते हैं कि फटाफट मैनू मेरी एंट्री समझा दो, मैं एंट्री करा तो मैनू 50,000 रुपये आज दी दिहाड़ी दो तो मैं जावा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम्स में बहुत ही अहम शख्सियात शिरकत करती हैं और अपने फील्ड के, अपने किरदार के बारे में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और अपने फ़न के बारे में बहुत सारी मालूमात आपके साथ शेयर होती हैं। आज भी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने जिस शोबा में भी गए कामयाबियाँ हासिल की, लेकिन उनका जो नाम, उनकी जो शोहरत है वो स्टेज की वजह से है। और स्टेज पर वो अब तक 1000 से ज़ायद स्टेज ड्रामे जो है वो डायरेक्ट कर चुके हैं और उनके हैं वो मुसन्निफ हैं। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अजमल मलिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, आपका तारुफ तो मैं बहुत लंबा करवा सकता हूं क्योंकि आपका काम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपका और आपके जो परस्तार हैं उनके दरमियान ज़्यादा हाइल ना हूं और आपसे कुछ सवाल जवाब हो जाएं। जी ज़रूर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि आप स्टेज के एक नामवर राइटर हैं और डायरेक्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो स्टेज को आम रूटीन में समझा जाता है कि ये ज़्यादा पढ़े लिखों का काम नहीं है, तो आपने क्यों ये शोबा जो है उसको ज़्यादा अहमियत दी कि मैं स्टेज को ही चुनूंगा और इसी में काम करूंगा? इसकी क्या ख़ास वजह रही है? सबसे पहले तो मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि जिन लोगों का ये ख्याल है कि स्टेज जो है वो पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, तो ये उनकी बड़ी गलत फहमी है। ये काम ही पढ़े लिखे लोगों का है। आप स्टेज के जो थिएटर के फाउंडर्स हैं उनकी तरफ चले जाएं थोड़ा सा माजी में, तो क्या कवी ख़ान, जमील बिस्मिल, सुहेल अहमद ये सारे, फ़खरी अहमद, तो क्या सारे अनपढ़ थे? एक पढ़े लिखे तबके के हाथ में थिएटर था, स्टेज था और काफ़ी अरूज पर रहा थिएटर उस वक्त क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोग थे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि थिएटर जो है वो शुरू से लेकर आज तक कभी थोड़े और कभी ज़्यादा इल्ज़ामात की जद में रहा है। तो इल्ज़ामात की जद में तो पाकिस्तान का हर शोबा है, ठीक है जी। और जिन जिन पर इल्ज़ामात हैं और कोई करप्शन करता है, वो दुनिया का कोई भी इदारा हो, चाहे थिएटर भी हो, तो उसकी शनाख्त जो है ना उस शख्स की हमेशा नेगेटिव रही है। इस दौर में, उन लोगों के दौर के बाद का जो दौर आया, उसमें ज़रा कम पढ़े लिखे लोग भी जो है वो थिएटर का हिस्सा बने। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि यार इसमें अनपढ़ लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी थिएटर का हिस्सा बने, मगर वो कम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बहुत बड़े फ़नकार थे। उनको इसलिए थिएटर की दुनिया में एक्सेप्ट किया गया और फिर वो थिएटर से टेलीविज़न और फिर टेलीविज़न से बड़ी स्क्रीन का हिस्सा बन गया। और उन्होंने बताया कि ये जो शोबा है, तालीम तो हर शोबे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर ये जो शोबा है, अगर कोई कम पढ़े लिखे लोग हैं और वो टैलेंटेड हैं तो वो अपनी जगह बना सकते हैं। तो इस तरह मेरा भी इंतखाब जो है वो थिएटर सिर्फ इसलिए था कि थिएटर वाहिद मीडियम है कि आपने जो कुछ भी करना है उसका रिज़ल्ट आपको मौके पर ही मिल जाना है। ये बात आपकी ठीक है। अब थिएटर को इस दौर में आप जबकि ज़वाल पजीर है, किस तरह आप समझते हैं कि आप बहाली कर सकते हैं और क्या किरदार है आपका इसमें? सवाल आपने शेख साहब 3-4 कर। जी जी जी। माजी में जब सुहेल अहमद साहब और दूसरे तीसरे हमारे सीनियर फनकार थे, उस्मान पीरज़ादा, समीना पीरज़ादा, आप पढ़े लिखों की बात कर रहे थे, मतलब ये सारे पढ़ी लिखी एक लॉट थी। आप फरमा रहे हैं कि उस दौर में जन्म जन्म की मैली चादर और कुछ ड्रामे जो है वो बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुए। उनकी नुमाइश का दौरानिया जो है वो 6 महीने, साल, 2 साल तक भी रहा है। देखिए, दुनिया का कोई भी शोबा हो, जब तक तरबियत का अमल है तो वो तरक्की पजीर रहेगा और आए दिन उसमें कुछ ना कुछ जिद्दत आती रहेगी। जब आप किसी शोबे की तरबियत का अमल रोक देंगे और ख़ुद नुमाई शुरू कर देंगे तो उसके बाद उस शोबे का बेड़ा गर्क होने में कोई कसर नहीं रह जाती। उस दौर में जब सुहेल अहमद साहब थे, उस्मान पीरज़ादा साहब, समीना पीरज़ादा साहबा, अभी आप नाम ले रहे थे, मसूद अख्तर साहब, इरफान खोसट साहब, जमील बिस्मिल साहब, अच्छा ये वो लोग हैं जिनकी तरबियत उनके सीनियर्स ने की। सही। कभी खान साहब, बिल्कुल बिल्कुल, उन जैसे लोग, ये लोग जब आए थिएटर की दुनिया में तो वो लोग सीनियर्स जो है वो थिएटर कर रहे थे। अब ये उनके हाथों में आए तो वो एक
बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी काम की, इनकी तरबियत उनके हाथों होती रही। बिल्कुल होती रही। और ये कोहना मश्क अदाकार बने और फिर बाद में टेलीविज़न चैनल्स का हिस्सा बने। फिर अल्लाह पाक ने इनको इज़्ज़त दी, शोहरत दी, दौलत दी। ये साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से गाड़ी, और फिर एक कमरे से 2 कमरे और 2 कमरों से 2-2 कनाल के बंगलों में चले गए। तबीयत तो चेंज हो जाती है ना। मैं माफ़ी के साथ, मेरे सीनियर्स हैं सारे, ठीक है ना जी। अगर हम हमारे सीनियर्स सिर्फ आज की पौध को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराते रहें तो ये बात भी गलत है। फिर ऐसा हुआ कि टीवी चैनल्स आ गए और ये हमारे तमाम सीनियर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टीवी चैनल्स की तरफ शिफ्ट होते गए और थिएटर पर इल्ज़ामात लगाते गए कि थिएटर में अब ये होने लगा है, थिएटर में अब वो होने लगा है, थिएटर में फ़लाँ होने लगा है। भाई, आप लोग जब थिएटरों में आए थे तो आपकी तरबियत करने वाले सीनियर और मजबूत अदाकार मौजूद थे। आपके बाद की जब कोई पौध आई है तो आपने उनकी सरपरस्ती करने की बजाय, आपने उनके लिए तरबियती इदारा बनने की बजाय थिएटर को खैरबाद कहते गए और टेलीविज़न की करोड़ों रुपए की नौकरियों में जाकर बैठते गए। आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर लिया और थिएटर को लावारिस छोड़ दिया। और जो लोग आए जिनकी कोई तरबियत नहीं थी, फिर जिस तरह उनको आता था भाई उन्होंने उस तरह किया। फिर आप क्यों कहते हैं कि जिन्होंने थिएटर का बेड़ा गर्क कर दिया? आपने किस जगह पर बैठकर थिएटर की सरपरस्ती की है? आप अब भी थिएटर छोड़ने के बाद कुछ काफ़ी सारे जो हमारे सीनियर्स हैं वो हयात हैं। खालिद अब्बास डार साहब हैं, माई बाप हैं, मेरे मोहतरम हैं। सुहेल अहमद साहब हैं, मेरे बहुत ही मोहतरम हैं। इरफान खोसट साहब हैं। इस तरह के बड़े बड़े नाम अभी तक मौजूद हैं। वसीम अब्बास साहब, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा नाम। जवाद वसीम साहब, कितने लोग हयात हैं। आपने थिएटर को लावारिस छोड़ दिया। आज भी थिएटर वो वाहिद शोबा है, थिएटर के अदाकार वो वाहिद लोग हैं कि उनको ये पता चले कि हमारे थिएटर से 2 किलोमीटर दूरी के फासले पर इरफान खोसट साहब, खालिद अब्बास डार साहब या सुहेल अहमद साहब हैं और वो इधर ही आ रहे हैं, तो इतना अदब और एहतराम है कि सिर्फ उनका नाम सुनते ही ड्रामा असली हालत में आ जाता है। क्या बात। और जब आप रोज़ाना की बुनियाद पर इन थिएटरों का सिर्फ विजिट करना शुरू कर देंगे और या हफ्ते में ही एक विजिट थिएटरों का कर लें, हफ्ते की रिपोर्ट ही आकर ले लिया करें, हफ्ते में एक बार ही आकर अपने जूनियर्स की सरपरस्ती कर लिया करें, हफ्ते में एक बार ही आकर किसी अपने साथी फनकार को शर्मिंदा कर दिया करें कि यार मैंने सोशल मीडिया पर आपकी ये बात सुनी है, आपका ड्रामा रिलीज़ हुआ, आपने 2 फलां गंदी बात की हैं हमारी जूनियर अदाकारा से कि यार रक्स इस तरह करते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। इस तरह करना शुरू कर दें, एक तो थिएटरों की सरपरस्ती हो जाएगी, दूसरा यही तरबियत है। और कुछ डंडे चौक के ना बैठ के उन्होंने मारना, मैं माफ़ी के साथ, नहीं, वो काफ़ी सारा फ़र्क आ जाएगा। देखो अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, आप तो स्क्रीन पर बैठकर सिर्फ तबसरे फरमा रहे हैं हम पर, और हम जिस चक्की में पीस रहे हैं आप उसका हिस्सा नहीं बन रहे, हमें अकेला छोड़कर चले गए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पिछले कुछ सालों में हमारे जितने भी स्टेज के अच्छे फनकार हैं वो टीवी की तरफ गए हैं, ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट और उनकी वो मेहनत अब स्टेज पे नजर नहीं आती जी। इस पे जरा तबसरा कीजिएगा, बताइएगा, आप बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया शेख साहब। मैं आज बबांगे दहल ये बात करूँगा कि थिएटर का नुकसान जो है वो दूसरे नंबर पर हमारे इन फनकारों ने किया है जो थिएटर से टीवी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। मैं कोई इस अमल को गलत नहीं कह रहा, मैं इस अमल को बुरा नहीं कह रहा। पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स बड़ा काम कर रहे हैं, पब्लिक फैमिलियां घरों में बैठे बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे, प्रोग्राम्स, शोज़ जो है वो देख रहे हैं। मगर थिएटर के साथ ये ज़्यादती हुई है कि थिएटर ने जिन फनकारों को पाला पोसा, जवान किया और उनका एक नाम मकाम बनाया, अल्लाह ने उनको थिएटर के प्लेटफॉर्म पर शोहरत दी। जब उनका वक्त आया कुछ तो उसके बाद जो है वो टीवी वालों ने उन्हें अपने प्रोग्राम्स के लिए, अपने चैनल का पेट भरने के लिए अपने सेटअप का हिस्सा बना लिया। अच्छी बात है, मगर वो फिर थिएटर छोड़ दे भाई। आपके पास थिएटर के लिए टाइम नहीं है तो आप थिएटर का बेड़ा गर्क करने के लिए आप क्यों जाते हैं कि फटाफट मैनू मेरी एंट्री समझा दो, मैं एंट्री करा तो मैनू 50,000 रुपये आज दी दिहाड़ी दो तो मैं जावा। रिहर्सल पर आप लोग नहीं पहुंच सकते, वो जी रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं शो पर आप लेट पहुंचते हैं, वो जी रिकॉर्डिंग थी, सॉरी मैं लेट हो गया।
सेंसर रिहर्सल पर आप मौजूद नहीं होते, हम सेंसर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि सर वो मेहरबानी कर दें, सर फलां की इजाज़त दे दें, सर वो इस वक्त टीवी रिकॉर्डिंग पर हैं। भाईजान साल दे 12 महीने होंदे ने, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 16 महीने रिकॉर्डिंग ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ पूरे साल 'ਚ 16 मिनट भी ਮੈਨੂੰ कुछ फनकार नज़र नहीं आते स्क्रीन पे। बड़ी अच्छी बात, ठीक है जी, सच्ची बात। तो आपने अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दी, आप टीवी चैनल्स पर चले गए तो आप हमारे लिए मोहतरम, आप थिएटर का बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हैं? जान छोड़ें। या फिर आप सारे टीवी पर काम करने वाले थिएटर के फनकार कभी बैठकर ठंडे मिजाज से सोचें कि जिस मीडियम ने आपको इज्जत, रिस्पेक्ट, दौलत, शोहरत देने के अलावा ये मकाम दिया है कि आज चैनल्स को भी आपकी ज़रूरत है, तो फिर आप चैनल्स के प्रोग्राम डायरेक्टर से वहाँ जो हमारे मोहतरम बैठे हैं काबिल, उनको भी ये कहें ना जो आपको आप उनको भी कहें ना कि सर जी बिल्कुल हम आपके पास काम करेंगे, हमें आप सुबह 10 बजे बुला लें, 12 बजे बुला लें, मगर रात को 10 बजे सर हमारे थिएटर का टाइम है, 1 मिनट उस पर हम 1 मिनट भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया, जी जी, इस पे जरा आते हैं। सोशल मीडिया आपके ख्याल में नुकसान कर रहा है हमारे मुआशरे का या फ़ायदा कर रहा है? बहुत सारा नुकसान कर रहा है जी। सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर जो है फहाशी का जो सैलाब आया, दुनिया का हर किस्म का क्लिप, हर किस्म का वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। घर में बच्चे देख रहे हैं, बच्चियां देख रही हैं, ठीक है ना जी, आप किसी को नहीं रोक सकते, मोबाइल हर एक के पास मौजूद है। वो बच्चे जो हैं जो अभी 12, 14 साल, 9 साल, 10 साल की उम्र से हैं, उनकी सोचें जो है वो सने बलूगत से भी आगे निकल चुकी हैं। बेशक बेशक। और वो प्रोग्राम्स, वो यूट्यूब चैनल्स वगैरह पर ब्लॉग्स जो नहीं होने चाहिए वो हो रहे हैं, तो उससे नौजवान नस्ल पर बड़ा असर पड़ रहा है। शुक्र बिल्कुल ऐसा ही है। अब गवर्नमेंट पंजाब जो है, अब गवर्नमेंट पंजाब ने थिएटर्स के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी, मैं कहता हूँ बड़ी हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 2 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर हुई है। ग्रांट, नॉट ए लोन। तो उसमें से एक भी पैसा आपने वापस नहीं देना, आपने फिल्म बनानी है तो फिल्म के सर्वाइवल के लिए। समझते हैं कि ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा? मुझे तो चलता नजर नहीं आ रहा। देखिए जी, गुजारिश ये है कि उन्होंने जो तरीकाकार अपनाया है ये तो नवाजने वाला है। मेरी अर्ज सुन लें, ये ठीक है, बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि इसमें नवाजने वाला तरीकाकार भी, मगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं शेख साहब, ये जो तरीकाकार अपनाया गया है इस पर भी एतराज़ात उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग काम बहुत कम करते हैं और एतराज़ात जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। ये थोड़ी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट पंजाब ने यार 2 अरब रुपए का बजट दे दिया। मैं कहता हूँ जी 30 बंदों को दिया, उसमें से 15 अहल थे, 15 मुख्तलिफ दोस्तों की नज़र में अहल नहीं थे, उनको नवाज दिया गया। चले जी, नवाज दिया गया, बजट तो आया, 30 लोग फिल्म तो बनाएंगे, 30 लोगों के साथ जिन लोगों को बजट नहीं मिला भाई, उनमें से को 2, 4, 5, 10 बजट लगाकर इस गुस्से में फिल्म बना लें कि जी गवर्नमेंट के बजट से बनने वाली फिल्म से अच्छी फिल्म हम बनाएंगे, तो पाकिस्तान में फिल्म का रिवाइवल होता है ना। चले अल्लाह करे डॉक्टर रिवाइवल। एक बात जो है मैं फिल्म के हवाले से कह दूंगा कि गवर्नमेंट ने पैसा तो दे दिया है, रिवाइवल के लिए सिनेमा स्क्रीन चाहिए। खुदारा वो मेरी आपके प्रोग्राम के हवाले से गुजारिश है कि ये जो सिनेमा स्क्रीन पर अजारादारी है ना सिनेमा मालिकान की, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान में सिंगल स्क्रीन सिस्टम नहीं आएगा, उस वक्त फिल्म कामयाब नहीं होगी। आपका पैसा अगर डूबा, फिल्में अगर फ्लॉप हुई, तो उसकी बुनियादी वजह मल्टीप्लेक्सेस सिनेमाओं की ब्लैकमेलिंग है और इसका आप फिल्में रिलीज़ होने से पहले कोई ना कोई सिस्टम बना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आपने बहुत बहुत बड़े फनकारों के साथ काम किया, कुछ चंद 1-2 शेयर कीजिएगा, ज़रा ऑडियंस थोड़ा लाइट मूड में इंजॉय भी कर सके। कोई डॉक्टर साहब, इनका कोई वाकया, कोई ऐसा थिएटर पे आपके साथ जब बातचीत होती थी तो क्या फील करते थे? पहला ड्रामा जो है वो मैंने आबिद खान साहब, मेरा भावलपुर शहर से ताल्लुक़ है, आई लव भावलपुर, तो वहाँ पर वो ड्रामा करने के लिए शौकी खान साहब और आबिद खान साहब। तो आबिद खान साहब जो है वो अपने जूनियर्स और सीनियर के साथ बड़ा मजाक करते थे, तो मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, उस ड्रामा का हीरो था। तो उसमें जो है वो समीना पीरज़ादा साहबा उस वक्त उस ड्रामे में की हीरोइन थी। तो वो आबिद खान साहब इधर उधर गुजरते, पानी का गिलास पे आओ बेटे, मैं उनको कहता था जी मैं स्टूडेंट आदमी है, मैं पढ़े लिखे घर से हूँ। ओए
कौन ने पाई इन्होंने बाहर बिठाओ। अच्छा जी ठीक है जी। पानी का गिलास ला कर स्टूडेंट हो, पढ़ते हो जी सर। मतलब कि थिएटर हमारी मजबूरी थी, वो मजबूरन मुझे उनकी हर बात जो है कुछ साल गुजरे उनके साथ, वो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। कुछ साल गुजरे, 5 साल 6 साल 7 साल, तो मैं ड्रामा डायरेक्शन शोबे में आ गया। अब वो मुल्तान थिएटर करने के लिए एक थिएटर में आए हैं, तो आगे डायरेक्टर में आए। अच्छा अब उन्हें नहीं पता, उन गाड़ी बाहर खड़ी की है, तो मैं बाहर गेट पर 2-4 दोस्तों के साथ खड़ा हूँ। मुझे देखते माशाल्लाह इतने भी पहुंच गए हो। इतने अरसे बाद उन्होंने मुझे पहचाना। अच्छा। मैं कहा जी खान साहब किस बेवकूफ ने तुहानू रख लिया है। अच्छा ये नहीं पता कि डायरेक्टर भी मैं ही। तो मैं कि सर हुण इत्थे काम कर रहे हैं तो किसी ना किसी ने सानू रखना, मजबूरी। अच्छा चिक्सी आओ ना जरा अंदर आओ। अब वो साथ ही जब अंदर हॉल में चले गए, प्रोड्यूसर साहब नू बुलाओ जी, उन्होंने को जी यह बंदा ड्रामे च होएगा। अब डायरेक्टर साहब नू, सॉरी डायरेक्टर साहब कौन ने, उन्होंने बुलाओ जी, उन्होंने को जी यह बंदा अगर ड्रामे च होए तो मैं तो नहीं काम करन लगा। अब वो सारे फनकार खड़े अच्छा, देख रहे हैं। सीरियस नहीं। अच्छा वो मजाक उनका जो था ना आबिद खान साहब का, वो बड़ा सीरियस अंदाज में हुआ करता था। अब वो साथी फनकार जो है वो हाजिर कहना तुसी दंद कड्डी जा रहे हो, मैं कह रहा डायरेक्टर साहब ने बुलाओ, ये बंदा होएगा मैं काम नहीं करांगा। अब वो मजा ले रहे हैं, काम तो उन्होंने मेरे साथ करना ही था, मुझे कराना भी था। अब थोड़ी देर बाद वो हंस क्यों रहे हो, कहना हासे से लिए सर यही डायरेक्टर मैं ही लैन ना सिगरेट। तो खामोशी से स्पीड से निकले और बाहर चले गए। अब उनको ढूंढ रहे हैं, आबिद खान साहब को ढूंढ रहे हैं। अब एक लड़का उन तक पहुंचा है, असिस्टेंट। उन्होंने कहा खान साहब तुसी कित्थे हो, तुहाडी रिहर्सल ते इंतजार है। कहना यार असीं सारी जिंदगी डायरेक्टर की बड़ी रिस्पैक्ट की, डायरेक्टर नूं बाप समझिया। बच्चा मेरे हत्थां दा आर्टिस्ट है, तो मैनू नहीं सी पता है डायरेक्टर है, तो मैं काफ़ी तज़हीक आमेज़ अल्फाज कह देते हैं। हुण मेरा भरा है, छोटा बच्चा है, पुत्तर है, वो इत्थे आके ते मैनू इत्थों लै जावे ताकि मैं उत्थे जाके बाइज्जत तरीके नाल काम कर सकां, ते वो फिर मैं एक्सक्यूज़ भी कर लांगा, तो फिर काम दा ते मज़ा फिर आएगा, ते नहीं तो फिर मैं तो चला लाहौर। हाय हाय हाय, क्या बड़े लोग, बड़ियां गल्लां। तो मैं भाईजान गया वहाँ, मेरे तो बड़े थे, सीनियर्स थे, तो मैंने उनको हाथ से पकड़ा, बोले कि सब फनकारों को इकट्ठा किया। उन्होंने बताया कि इस तरह इन्होंने हमारे साथ काम किया था, आज ये हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, तालियां बजाएं। तो ये इस तरह के वाक़या। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। यकीन करें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको पता है वक्त की भी कमी होती है, तो आपसे यहाँ पर आज हमने बहुत कुछ सीखा भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा उन लोगों ने सीखा होगा जो आपको देख रहे हैं, जो आपकी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपके शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी बहुत कुछ समझ में आई होगी। तो जी नाजरीन, हमारे साथ डॉक्टर अजमल मलिक मौजूद थे। इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त क्रिएटिव और ऐसी बातें की जो कि आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जो आर्टिस्ट हैं, उनके लिए मशाल राह होंगी, और यकीनन वो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके साथ ही अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।